मैं विदेश में नौकरी करता था। कोई अनजान आदमी मेरी पत्नी को हर महीने 1 लाख रुपये देता और कहता, तुम्हारे पति ने भिजवाया है। मेरी पत्नी मुझे फ़ोन करके बताती तो मैं हैरान हो जाता था, क्योंकि पिछले 1 साल से मैंने अपनी पत्नी को कोई पैसे नहीं भेजे थे। उस आदमी ने इस बार मेरी पत्नी को 20 लाख रुपये दिए तो मेरी पत्नी ने नया मकान खरीद लिया और वीडियो कॉल पर वह मकान मुझे दिखाई तो मैं उसी वक्त इंडिया आ गया। लेकिन मेरा कलेजा फट गया जब वह आदमी, मेरा नाम राहुल है, मेरे पिताजी एक मिस्त्री थे। मेरे पिताजी मिस्त्री थे और एक दिन काम करते करते उसकी टांग टूट गई थी। काम बिल्कुल बंद हो गया था और जो भी जमा पूंजी थी वह इलाज में लग गई, जिसकी वजह से घर में खाने के लाले पड़ गए। मैं होश संभालते ही मेरे पिताजी का बोझ कम करने के लिए छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी ठीक हुए तो काम पर लग गए, लेकिन पहले जैसी बात नहीं थी, इसलिए घर के हालात भी दोबारा संभल नहीं पाए थे। मगर मैं जवान हुआ तो अपने पैरों में खड़े होने के काबिल हो गया था और इतना कमा लेता था कि घर में हमारे घर का खर्च चल जाता था। मेरी शादी मेरी माँ ने अपने पसंद की लड़की से की थी। उम्र में वह मुझसे छोटी थी लेकिन बहुत समझदार थी। शादी के चंद दिनों बाद ही उसने पूरा घर संभाल लिया था। मैं भी काम शुरू कर दिया था ताकि घर के हालात ठीक हो जाएं। शादी की कुछ साल तो हंसते मुस्कुराते गुजर गया। इस दौरान हमारे घर में पहले जुड़वा बेटी पैदा हुई, फिर और एक बेटी पैदा हुई थी। मेरी तीन बेटियां थीं, जिसके कारण हमारे घर में रौनक हमेशा बनी रहती थी। मेरे पिताजी को एक बड़े घर में बहुत बड़ा काम मिल गया था, लेकिन एक दिन मेरे पिताजी से ऐसी गलती हुई कि हमारा पूरा परिवार बिखर गया। तकरीबन 3 महीना काम करके मेरे पिताजी ने उस घर का ढांचा तैयार किया था। मेरे पिताजी अक्सर देर तक काम में लगे रहते थे। एक दिन मेरे पिताजी बाकी मजदूरों के साथ काम कर रहे थे, तब उस घर का मालिक आया और कहने लगा कि वह लोग इमरजेंसी में घर से बाहर जा रहे हैं। मेरे पिताजी और उनके मजदूर चाहें तो काम छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि उनकी वापसी का कुछ पता नहीं है। मेरे पिताजी ने देखा कि अभी उस घर को पूरे होने में बहुत दिन बाकी हैं, इसलिए लालच में आ गए। मेरे पिताजी ने सोचा कि काम छोड़ने से अच्छा है हम काम करते रहें। फिर पिताजी ने मालिक से कह दिया कि वह लोग बिंदास अपना घर को बंद करके चले जाएं। वो अपना काम पूरा करके ही वापस आएंगे। मेरे पिताजी के कहने पर मालिक ने अपना सर हिला दिया और वह लोग घर बंद करके चले गए और मेरे पिताजी अकेले दीवार का प्लास्टर करने लगे और काम खत्म कर घर के दरवाजे को ताला लगाकर घर लौट आए। उस दिन मेरे पिताजी बहुत खुश थे कि मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा और मुझे पैसे मिल जाएंगे। रात देर तक हम लोगों ने साथ में मिलकर खाना खाया, बात करते रहे, फिर अपना अपना सो गए। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं दरवाज़ा खोलने गया, सामने का मंजर देखकर हैरान था, क्योंकि बाहर पुलिस खड़ी थी। उसी वक्त मेरे पिताजी भी बाहर आ गए थे। पिताजी ने सवाल किया तो उन लोगों ने कहा कि अभी तुम्हें थाने चलना होगा। घर वाले इस बात पर बहुत घबरा गए थे। मैं भी घबराए हुए उनसे पूछा। पहले तो उन लोगों ने अजीब नज़रों से मुझे देखा, फिर बाद में जो बात कही उसे सुनकर तो मेरे ऊपर आसमान आ गिरा। पुलिस वालों से बार बार पूछने पर पुलिस वालों ने हमें बताया कि जिस घर में वह काम कर रहे थे वहाँ से अच्छा खासा सोना और पैसा गायब हो गया है। उस घर के मालिक से सारा का सारा इल्ज़ाम सब काम करने वाले मजदूरों को ठहराया है। उनका कहना था कि और हम लोगों के चले जाने के बाद उन लोगों ने आराम से चोरी कर ली थी। मेरे पिताजी ने उनके सामने मिन्नतें कर रहे थे कि यह सरासर झूठ है। मेरे पिताजी ने उस घर का 1 रुपया भी नहीं चुराया है। मेरे पिताजी के इस बात से मैं सहमत था, क्योंकि मेरे पिताजी किसी दूसरे का 1 रुपया भी नहीं लेते थे। पुलिस वालों ने हमारा घर पूरा छानबीन करके चोरी का सामान ढूंढने लगे। घर में सोने की एक बाली भी मौजूद नहीं थी। जब पुलिस वालों को कुछ नहीं मिला तो पुलिस वालों ने मेरे पिताजी के गिरेबान पकड़कर थाने ले गए। मेरी माँ सीना पीटते रह गई थी और मेरी बेटियां डर के मारे सहम गई थी
और मेरी पत्नी मेरी माँ को संभालते हुए सांत्वना दे रही थी। मैं अपने पिताजी से मिलना चाह रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने मेरे पिताजी से मिलने ही नहीं दिया। फिर बहुत भाग दौड़ करने के बाद मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसका बड़ा भाई उसी थाने में आम सा सिपाही है। वह लोग इस सिलसिले में मेरी मदद तो नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरे पिताजी के बारे में पता करके बता सकते थे। उसके भैया ने बताया कि मेरे पिताजी की तरह बाकी मजदूर भी खाली हाथ पुलिस थाने गए थे। किसी के घर में कुछ भी नहीं मिला था। उन मजदूरों को थोड़ी बहुत पूछताछ करके रिहा कर दिया था और सारा दोष मेरे पिताजी पर लगा दिया गया था, क्योंकि उस घर के मालिक ने कहा था कि जब तक उसके घर का सोना और पैसे नहीं मिल जाते तब तक उसे जेल में ही रहना होगा। मैं भी उस घर का पता करके उस घर में चोरी हो जाने का जानकारी इकट्ठा करने लगा। वह अफसोस करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े थे। मैंने उस आदमी को यकीन दिलाया मेरा बाप चोर नहीं है। मैं उनसे मिन्नतें करता रहा कि वह पुलिस से कहकर असली चोर को ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे पिताजी सारी उम्र जेल में बैठा भी रहे तब भी उनका सामान नहीं मिलेगा। ऐसा कहने पर वह आदमी भड़क गया और गुस्से से ना जाने मुझे क्या कुछ बोल रहा था। तुम गरीब लोग दुनिया के सामने मासूमियत का नकाब पहने रहते हो और मौका पाकर दूसरे लोगों के घर खाली करके अपनी जायदाद बना लेते हो। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। बार बार मेरे फरियाद पर उसने मेरे मुंह पर तमाचे मारकर मुझे धकेल मारकर बाहर निकाल दिए थे। वह शख्स मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। बाकी लोगों के कहने पर वह और भी देखने लगा। कहने लगा कि मेरे बच्चों की शादी होने वाली थी और उन्हें लोगों के लिए उसने पैसा और जेवरात खरीद कर रखा था और मेरे बाप ने सब चुरा लिया है। वह कह रहा था कि मैं अपने बेटे के ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा वगैरह सबूत के वह लोग मेरे बूढ़े बाप को जेल के अंदर डाल दिए थे। मैं मायूस था और घर पहुंच गया। यह सब बताने के बाद मेरी माँ का दर्द टूटा और वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी माँ को सीने से लगाकर कहा कि मेरे पिताजी बेकसूर हैं। मैं अपने पिताजी के लिए भाग दौड़ कर रहा था और उस दिन की बात को भुलाकर 2-3 बार उस घर के मालिक के पास गया था, क्योंकि मैं गरीब इंसान वकील नहीं कर सकता था। मेरे पास ऊपर वाले का सहारा था और उसके बाद उस इंसान का आसरा था जो कि मेरे पिताजी को बेकसूर मानकर माफ़ कर देता, मगर वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। कह रहा था कि अगर मैं उनका सामान लौटा दूं तो मेरे पिताजी को माफ़ कर देंगे। इस बार मेरे पिताजी से मिलने का समय आया तो मैं उनसे मिलने गया था। उनकी हालत अब जवाब देने लग गया था। वह एक कोने में बैठा था। वह मेरे को देखकर खुश होने लगा और बोले कि अपनी बेटियों को मेरे बारे में कुछ मत बताना और उनसे कह देना कि मैं किसी काम से दूसरे शहर गया हूँ। मैं यह नहीं चाहता कि शायद वह लोग को सुनकर यह सोचने लग जाएंगे उसका दादा भी चोर है। मेरा दिल इन सब बातों से तड़प उठा। कुदरत कभी कभी इंसान को बहुत बेबस बना देती है। आज मुझे पहली बार अपने गरीब होने पर बहुत दुख हुआ। मैं पहली बार सोचा था कि अगर मैं अमीर होता तो आज हालत कुछ और होते। यूं इस तरह से मेरे पिता को जेल काटने नहीं पड़ती और मुझे इस तरह से किसी के सामने मिन्नतें करने नहीं पड़ती। मैंने यह बात अपने पिताजी के सामने रखा तो वो मुझे समझाने लगे, ऊपर वाला बुरा नहीं है। ऊपर वाला कभी भी ना इंसाफ नहीं करता है, लेकिन हालात कभी कभी बुरे हो जाते हैं। मैं पिताजी को तसल्ली देकर लौट आया था। फिर उसके बाद पूरे 1 साल बाद हर बार पिताजी से मिलने जाया करता था। पिताजी से मिलने के लिए जेल जाना पड़ा था। पिताजी को घर आना नसीब नहीं हुआ था। मेरी माँ मेरे पिताजी के गम में इस दुनिया से चल बसी। मैं यही खबर पिताजी को बताने ही जा रहा था कि मुझे मेरे पिताजी की मौत की खबर मिली। वो दोनों दुनिया वालों की जिल्लत से थक हार कर इस दुनिया से चल बसे। मैं भी अपने माँ बाप के गम अपने सीने में दफन किए हुए अपनी बीवी बच्चों की पालन पोषण करने में लग गया था। किस्मत को क्या मंजूर था
कि मेरा काम हर जगह से खत्म होने लगा। मैं 2 साल मेहनत मजदूरी करने में ख़त्म कर दिए थे। फिर नौबत ऐसी हो गई कि घर में खाने के लाले पड़ गए थे। अपने मासूम बीवी बच्चों को रोता बिलखता देखकर थक हार कर मैंने लोगों से कर्ज लिया और कमाने के लिए विदेश चला गया। मैं वहाँ पर सफाई का काम करता था। जिस आदमी ने मुझे इस काम पर लगवाया था वह धोखे से मेरी आधी तनख्वाह खुद ले रहा था और यही बात मुझे परेशान करती थी। मगर एक दिन मेरी पत्नी ने फ़ोन पर बताया कि आपके भेजे हुए 1 लाख रुपये से उसने हमारे बेटियों के लिए बहुत सारी खरीदारी की है और छोटा मोटा कर्ज भी लौटा दिया है। मैं यह बात सुनकर हैरान हो गया था, क्योंकि मैं तो उसे 1 रुपया भी पैसे नहीं भेजा था। मेरी पत्नी की खुशी और बेटियों के चहकने को देखकर मैं चुप हो गया था। मैं सच छुपा लिया था और मैं हैरान हो गया। इस बात को मैं अभी भूल भी नहीं पाया था कि अगले महीने फिर से मेरी पत्नी ने वैसे ही पैसे मिल जाने का बताया। कोई आदमी उसे पैसा दे गया है और उसने कहा, यह पैसे तुम्हारे पति ने भेजे हैं। लेकिन मैं अपनी पत्नी को रोकना चाहता था, लेकिन हर बार मेरी बेटियां उन पैसों से अपने ज़रूरत का सामान खरीदती थी और खुश होकर मुझे बताती थी, तो मेरी जुबान बंद हो जाती थी। लेकिन लगातार कई महीनों तक इसी तरह मेरी पत्नी को कोई अनजान आदमी पैसा दे रहा था। लगातार हर महीने अब 1 लाख रुपया मिलने लगे थे। मैं सोच सोच कर रह गया कि ना जाने वह कौन था जो हर महीने मेरी पत्नी को 1 लाख रुपये देकर जाता था। मेरी पत्नी जवान औरत थी और मैं 3 बेटियों का बाप था। मुझे यह बात घबराहट में डाल दे रही थी। इतनी बड़ी रकम के बदले कल को कुछ भी किया जा सकता है। इस बार तो मेरी पत्नी ने मेरी जान निकाल दी थी, क्योंकि इस बार उस आदमी ने पूरे 20 लाख रुपये दे गया था और मेरी पत्नी ने एक नया मकान भी खरीद लिया था। इस बार मैं सब काम धाम छोड़कर अपना देश इंडिया आ गया था। घर पहुंचकर देखा तो मेरे घर के हालात काफ़ी हद तक बदल चुके थे और मेरी पत्नी ने हर माह मिलने वाले पैसे से मेरा कर्ज भी उतार दी थी और एक नया मकान भी खरीद लिया था। जिंदगी आसान हो गई थी, मगर मुझे बिना मतलब के कोई पैसा देकर जाता था, उसके बारे में सच्चाई जाननी थी। मैं महीना ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। जब वह आदमी पैसा देने आया, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वह आदमी मुझे देखकर घबरा गया। मैंने उसे रोक कर सख्ती से सवाल किया कि वह कौन है और हर महीने मेरे घर में पैसे देकर क्यों जाता है। मेरे सवाल पर वह सर झुकाकर बोला, मुझे एकदम से गुस्सा आ गया। वह उस मालिक का बेटा है जो मेरे बाप को चोरी के इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया था। यह बात सुनकर मेरे अंदर एक गुस्से की लहर दौड़ गई थी। मैं उसके बाप की तरह उसे धक्के नहीं दे पाया था, मगर एक बात कही थी कि धोखेबाज और अमीर लोगों के पैसे हमें भीख में नहीं लेने, इसलिए अपने पैसे वापस ले जाएं। मेरी बात पर उस लड़के ने कहा कि तुम यह नहीं जानना चाहोगे कि मैं इतनी बड़ी रकम तुम्हारे घर में क्यों देता हूँ। उसके सवाल ने मुझे हैरान में डाल दिया था। मैं इस बात की वजह जानना चाहता था। मेरे खामोश होने पर उस लड़के ने धीमे लहजे में मुझे बताना शुरू कर दिया था। उसकी बताई हुई वजह मेरे सोच के ऊपर थी। उस लड़के की बातें सुन रहा था और मेरे आंखें आंसुओं से भर गई थी। वह बता रहा था कि उसके घर में चोरी होने के पीछे उसकी बहन का हाथ था, क्योंकि वह किसी लड़के से प्यार करती थी जिसे उसके माँ बाप नाखुश थे। मेरे बाप के घर से जाते ही वो बहन का आशिक अपने दोस्तों के साथ घर में घुसकर पैसा व सोना चुरा कर फरार हो गए थे। उन दोनों के बीच में बात हुई थी कि वह घर से भागकर शादी कर लेंगे, लेकिन वह लड़का चोरी करने के बाद उसकी बहन को धोखा दे दिया और वह वापस नहीं आया। पैसा देने वाला लड़का अपने बाप को समझाने लगा कि उसे गरीब मजदूर बूढ़े को जेल से रिहा कर दिया जाए, लेकिन उस लड़के का पिताजी अपनी इज्जत के लिए चुप रह गया था। पिताजी बेकसूर होने के बावजूद वह जुल्म करता रहा। 1 साल बाद जब उसके पिताजी की मौत हो गई तो वह लड़का मेरे पिताजी के पास गया और उसे सच सच बता दिया था। और वह जज्बाती लड़का था। वह पुलिस वालों को सारी बात बताना चाहता था ताकि मेरा पिताजी जेल से बाहर निकल आए, लेकिन मेरे पिताजी ने उसकी बहन को
सबसे बदनाम करने से बचाने के लिए सच्चाई बताने से मना कर दिया। इस बात की कुछ ही दिन बाद मेरे पिताजी चल बसे। जाते जाते मेरे पिता ने कहा था कि यह सारा पैसा उस जिल्लत के आगे कुछ भी नहीं है। वह लड़का कह रहा था कि यह पैसा उस इल्ज़ाम का जुर्माना है जो मेरे बाप पर लगाया गया था। वह लड़का मेरे पास माफ़ी भी मांगने आया था। तब तक मैं विदेश चला गया था। वह लड़का मुझे यह सब बातें बता रहा था और हमारा अच्छा वक्त लौट सकता है, लेकिन शायद नहीं। मगर उस लड़की की सोच ने यकीन दिलाया था अच्छा बुरा इंसान हर घर में होता है। वह जालिम बाप का एक नेक दिल बेटा था जिसके पास पैसा भी बहुत था और उसका दिल भी बहुत साफ था। उसका दिल नेक था, इसलिए मैंने उसे माफ़ी दे दी। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए।